Welcome class 8 in our Prayag Public School Social Studies class. Students, as you know, due to COVID-19, like last year, government has ordered to close all school. सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू कोविड-19 और फिर भी हमारा जो स्टडीज़ है वो किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो फॉर दैट वी हैव स्टार्टेड आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम टुडे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सोशल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस। बट बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन क्लास एट्थ। हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ इन आवर सिलेबस इन क्लास एट्थ। सो पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में इस ईयर क्या क्या है और किस तरीके से हम लोगों ने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि एक पूरे एकेडमिक ईयर में हमारे स्कूल 4 टाइम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पीरियोडिक टेस्ट 1, टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन, पीरियोडिक टू टेस्ट 2 एंड टर्म 2 यानी फाइनल एग्ज़ामिनेशन। एंड फॉर दैट वी हैव डिवाइडेड आवर होल सिलेबस इनटू 4 पार्ट्स। जहाँ पर हम हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो देयर आर 10 चैप्टर्स एंड 5 चैप्टर्स विल कम in periodic term 1 examination. First and second chapter, that is how, when and where, and from trade to territory, both chapter will come in our term periodic test 1 examination. And chapter 3rd, 4th and 5th, third is ruling the countryside, fourth tribal decus and the vision of a golden age, and fifth when people rebel 1857 एंड आफ्टर। ये 3 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 एग्जामिनेशन में आएंगे। देन चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, एंड चैप्टर 7 सिविलाइजेशन, द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। बोथ चैप्टर विल कम इन आवर पीरियोडिक टेस्ट 2। लास्ट में हमारी 3 चैप्टर्स बच रहे हैं। चैप्टर 8 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947, एंड लास्ट चैप्टर 10th इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 3 चैप्टर्स हमारे आएंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन विद ऑल प्रीवियस चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स इंक्लूड करते हुए फ्रॉम चैप्टर 1 to 10th हमारा फाइनल एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा हिस्ट्री का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सोशल स्टडी इज़ ज्योग्राफी, जहाँ पर हमारे पास वी हैव 6 चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज, इट विल कम इन पीरियोडिक टेस्ट 1। चैप्टर सेकंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, एंड चैप्टर थर्ड मिनरल एंड पावर रिसोर्स। बोथ चैप्टर विल कम इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ एग्रीकल्चर एंड चैप्टर फिफ्थ इंडस्ट्रीज़। ये 2 चैप्टर्स हमारे पीरियोडिक टेस्ट सेकंड के पार्ट्स होंगे। और लास्ट में चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी साथ में इंक्लूड होते हुए हमारे फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन में के पार्ट्स होंगे। इन सिविक्स वी हैव 10 चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर सेकंड अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये दोनों चैप्टर्स हमारे पीरियोडिक टेस्ट 1 के पार्ट्स होंगे। देन चैप्टर थर्ड वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, चैप्टर फोर्थ अंडरस्टैंडिंग लॉज, एंड चैप्टर फिफ्थ ज्यूडिशरी। These 3 chapters will be part of our term 1 examination. Next, chapter 6 understanding our criminal justice system, chapter 7 understanding marginalizations. Both chapter will come in our periodic test 2. लास्ट में हमारे 3 चैप्टर्स बच रहे हैं। चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, एंड चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़, एंड चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस। ये 3 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 2 यानी फाइनल एग्जामिनेशन के साथ और प्रीवियस चैप्टर्स के साथ इंक्लूड करते हुए उनको ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है इस साल का। So students, it is clear that in our periodic test 1 there are 5
chapters: geography chapter first, resources; history chapter first, how, when and where; history chapter second, from trade to territory; civics chapter first, the Indian constitution; and civics chapter second, understanding secularism. Today we will start our social studies with geography chapter first, and the name of the chapter is resources. So let's start. Chapter first, resources. This chapter starts with a story. In this story, there are two children, मोना एंड राजू. मोना और राजू अपनी मदर को, अपनी अम्मा को घर में जो वर्क वो कर रही हैं, सी इज़ क्लीनिंग द हाउस, और उनकी हेल्प कर रहे हैं. यहाँ पर हेल्प करते हुए मोना और राजू बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके अराउंड बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स, बॉटल्स, हनी, बुक्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें. उनको देखकर मोना कहती है कि इन चीज़ों को देखो, दे आर यूज़फुल फॉर अस. ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत काम में आती हैं और सब हमारे लिए यूटिलाइज़ करने के लिए होती हैं. जिस पर इनकी मदर, इनकी अम्मा का बताती हैं इनको कि ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज कहलाती हैं. यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे यूज़ में आ रही हैं, लाइक कॉम्ब, हनी, बुक्स, क्लॉथ्स एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं. अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे माइंड में भी आया होगा, जैसे अम्मा ने उनके बताया कि दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज, तो हमारे मन में भी क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. और फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर क्रिएट हो जाता है कि ये रिसोर्सेज हैं क्या. इस पर राजू की अम्मा का क्या रिस्पॉन्स है. राजू की अम्मा ने ये जवाब दिया कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. हर वो चीज़ जो कि हमारे किसी भी यूज़ में आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस टाइम पर मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये वीडियो देख पा रहे हैं, अपनी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन हमारा एक रिसोर्स हुआ, है ना. तो हर चीज़, जो भी चीज़ें हम किसी भी वे में यूज़ करते हो, चाहे वो छोटी सी निडल होगी या कोई भी वो बड़ा सा कोई भी प्रीसियस सामान भी होगा, वो सारी चीज़ें हमारे लिए वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. ठीक है. तो अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो क्लॉथ्स आर आवर रिसोर्सेज. अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स आर आवर रिसोर्सेज, है ना. अगर हम हनी बॉटल में वाटर रखते हैं, कॉम्ब से अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए रिसोर्सेज है. ठीक है. तो यहाँ पर ये एक डेफिनेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है इस चैप्टर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इज़ व्हाट इज़ रिसोर्स, एंड द आंसर इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स. तो अगर हमें जब प्यास लगती है और हम वाटर पीते हैं, है ना, जब हम घर पर बैठे हुए होते हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम फ़ैन ऑन करते हैं और फ़ैन को यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ैन बोथ आर आवर रिसोर्सेज. हम कहीं पर भी जा रहे हैं, हम ऑटो पे बैठते हैं, हम रिक्शा पे बैठते हैं, बस के थ्रू जाते हैं, बाइक में बैठ कर जाते हैं, बाय दीज व्हीकल्स आर ऑल्सो आवर रिसोर्सेज, है ना. हम कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये बुक्स, ये जो भी डिवाइसेस या कुछ भी चीज़ें जो भी हैं जो हमें इन चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. क्लियर. तो वो सब चीज़ें जो हमें किसी भी वे में हेल्प कर रही हैं, हमारे काम को आसान बना रही हैं, या किसी भी रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाएंगी. क्लियर. तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक एंड एनीथिंग, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों की कुछ ना कुछ यूटिलिटी है ना. यूटिलिटी या यूजेबिलिटी. अब ये यूटिलिटी क्या होती है ना. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स. यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो चीज़ होती है जिस चीज़ की वजह से कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है. यानी अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर इज़ यूज़फुल फॉर अस
फॉर ड्रिंकिंग, है ना, उसे हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। और वो में हमारे लिए वैल्यूबल तब हो जाती है जब हमें प्यास लगी हुई होती है ना, जब हमें प्यास नहीं लगी और हमारे अराउंड हमारे पास में बहुत अच्छे से वाटर रखा हुआ है, लेकिन उस टाइम पर उस वाटर की वैल्यू नहीं होगी हमारे लिए, है ना, यूटिलिटी नहीं है उस टाइम पर हमारे लिए। कब यूटिलिटी आएगी या कब यूजिबिलिटी आएगी? जब हम प्यासे होंगे, जब हम थर्स्टी होंगे, है ना। तो वो जो थर्स्ट है या वो जो एक कोई भी एलिमेंट है, वो कोई भी एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से किसी भी वस्तु की, किसी भी जो भी एक गुड है, एक कमोडिटी है, हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम यूटिलिटी या यूजिबिलिटी कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? लाइक मोबाइल फ़ोन, क्लॉथ्स या कुछ भी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जिस भी रीज़न की वजह से वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है, उस चीज़ को, उस एक फ़ीचर को हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी या यूज़िबिलिटी कहेंगे, जो उस वस्तु को रिसोर्स बना देता है ना? पहले तो सिर्फ़ वो वस्तु है जब तक हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास यूटिलिटी या यूज़िबिलिटी आ जाती है, वो एक चीज़ हमारे लिए वैल्यू रखने लगती है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, हमें उसकी नीड हो जाती है, और इस तरीके से वो एक चीज़ एक रिसोर्स बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और प्रिपेयर करके रखेंगे यूटिलिटी का, रिवाइज़ करके फिर से एक बार इसे समझ लेंगे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स। क्लियर? यहीं पर राजू के मन में भी एक क्वेश्चन आता है, जहाँ पर राजू क्या पूछ रहा है? राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है, मतलब कैसे हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स कह सकते हैं, कैसे हम उसको रिसोर्स का नाम दे देते हैं। ऐसा क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक साधारण वस्तु ना रहकर वो रिसोर्स कहलाने लग जाती है ना? जिस पर उसने अपना क्वेश्चन अपनी अम्मा से पूछा, अपनी मदर से पूछा, और अम्मा ने क्या जवाब दिया? अम्मा ने बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी एक सिंपल सी ऑर्डिनरी सी भी वस्तु, एक जो भी कमोडिटी है, एक कोई भी सब्सटेंस है, वो रिसोर्स तब बन जाता है जब उसमें उसकी कोई वैल्यू होती है, यानी उसकी किसी भी तरीके से कोई कीमत हो जाती है। कीमत का मतलब हम इकोनॉमिकली कीमत की बात नहीं कर रहे कि वो रुपीस में होगा या वो डॉलर्स में होगा या वो हज़ारों रुपए का बिक रहा है तो फिर कोई भी चीज़ रिसोर्स होगा, हम उस चीज़ को बाद में देखेंगे। वैल्यू से यहाँ पर मतलब आ जाता है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस से, है ना। कोई भी चीज़ जब, अगर वो यूटिलिटी है उसके अंदर, वो यूजिबिलिटी है, तो उसमें वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना। जब अगर किसी भी नीड को, वो जो नीड है हमारी उसी को यूटिलिटी कहते हैं, है ना। किसी भी नीड को जब वो पूरा कर रहा है तो वो हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता है, और जैसे ही वो चीज़ वैल्यूबल हो जाती है, क्योंकि वो वैल्यूबल इसलिए हो जा रही है क्योंकि वो हमारे काम में आ रही है या हमारे काम में आने वाली है ना। तो ऐसी वैल्यूबल चीज़ें जब उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कमोडिटी में, तो वो थिंग्स ऑर्डिनरी थिंग्स ना कहलाकर एक रिसोर्स कहलाती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी एक ऑर्डिनरी कमोडिटी एक रिसोर्स बन जाती है। तो चीज़ों को रिसोर्स बनाने में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वर्क करती है। साथ ही साथ कोई भी चीज़, कोई भी एक थिंग टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। कैसे? टाइम और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी टेक्नोलॉजीज़ में जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा, टाइम स्पेंड होता जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? लाइक अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं हमारे आसपास, ठीक है, लेकिन जिसका हमें पता नहीं है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको और ज़्यादा वैल्यूबल बना सकते हैं। पर टाइम के स्पेंड होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ और हमें कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स पता चल गई कि हम अब उस चीज़ को वैल्यूबल बना सकते हैं जो अभी तक हमारे किसी काम में नहीं आ रही थी, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको वैल्यूबल बनाया टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, वैसे ही उसमें वैल्यू ऐड हो गई और वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें रिसोर्स बनाना है तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी? टाइम, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड
टू मेक एनी ऑब्जेक्ट इनटू अ रिसोर्स, ठीक है। और इसके अलावा अब ये चीज़ें कैसे मालूम चल जाएंगी, टेक्नोलॉजीज़ कैसे इम्प्रूव होती हैं, अपने आप तो टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती है। टेक्नोलॉजीज़ बनाता कौन है, क्रिएट कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, है ना। जो भी छोटी सी भी अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग, है ना। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन आ रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नॉलेज टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है, और वही टेक्नोलॉजी किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस को रिसोर्स बना रही है ना। और हमने कहा हर वो चीज़ जो हमारे लिए किसी भी वे में काम आ रही है वो रिसोर्स है। तो यहाँ पर ह्यूमन की नॉलेज, ह्यूमन के वो आइडियाज़ जिनके थ्रू वो टेक्नोलॉजी बना रही है, या वो जो ह्यूमन के कुछ भी इन्वेंशंस हैं, कुछ भी डिस्कवरीज़ हैं, किसी भी तरह का कोई भी जो क्रिएशन हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए तो हेल्पफुल है, और हर वो चीज़ जो हमारे लिए हेल्पफुल है वो रिसोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स हुआ। और मेरा मानना है, या फिर हम सभी मानेंगे, कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जितने भी टाइप के रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आवर नॉलेज, आवर आइडियाज़, आवर स्किल, आवर जो भी हमारे अंदर जो भी इंटरनल स्किल्स हैं, एक्सटर्नल स्किल्स हैं, सारी चीज़ें मिलाकर हमको एक ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं, ठीक है। और अगर ये नॉलेज, ये आइडियाज़, ये स्किल्स हमारे पास नहीं होती हैं तो कोई भी चीज़ हम हमारे लिए यूज़लेस है, किसी भी मतलब की नहीं है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे हम अगर अर्ली टाइम की बात कर लेते हैं, अर्लीस्ट टाइम की बात करते हैं, जब अर्ली ह्यूमन का टाइम था तो स्टोन्स बहुत यूज़ किए जाते थे। तो स्टोन्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पड़ा हुआ है, ऐसे फालतू में ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक कचरा जो है, जो मतलब किसी काम का नहीं है, यूज़लेस है, वो यूज़फुल कब हो जाता है, जब किसी एक ह्यूमन के माइंड में उसके एक आइडिया आता है कि इस पत्थर को यूज़ करके, इस स्टोन को, इस रॉक को यूज़ करके हम एनिमल को हिट करके खुद को सेफ रख सकते हैं, है ना। तो ये जो आइडिया आया जिसने एक स्टोन को एक टूल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। बहुत सारे डेवलप्ड टूल्स बनाए गए अर्ली टाइम में, तो वो बनाया गया, तो वो एक आइडिया जिसने एक छोटे से स्टोन को बड़ा टूल बना दिया, वो आइडिया इम्पोर्टेंट तो है ना। और वो आइडिया कहाँ से आया, एक ह्यूमन से आया, इसलिए ह्यूमन का ये आइडिया जो हमारे लिए यूज़फुल था, है ना। तो हम मान सकते हैं या हम कहेंगे कि इस तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स भी है जो एक तरह का रिसोर्स है जो कि हर तरह के रिसोर्सेज से ज़्यादा बड़ा और अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा इस तरीके से हर जो भी इन्वेंशंस या जो भी डिस्कवरीज ह्यूमन बीइंग ने करे हैं वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ हमारे लिए यूज़फुल है। इसलिए ये आइडियाज़, ये नॉलेज, ये स्किल्स जिनके थ्रू ये सब कुछ तैयार हुआ है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स जो कि है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ और एग्जाम्पल्स हम रिसोर्सेज के देख लेते हैं यहाँ पर। एनिमल्स जो कि हमारे बहुत काम में आती है। एनिमल्स एंशियंट टाइम से ही लोड्स को कैरी करने में वर्क में यूज़ होती रही हैं। इनके अलावा एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल्क, मीट जैसी चीज़ें मिलती हैं। हम एनिमल के स्किन से, एनिमल के जो हेयर्स होते हैं उनको भी यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इसलिए एनिमल भी एक टाइप से हमारे लिए रिसोर्स है। एयर जिससे हम सांस लेते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हम भूखे भी कुछ दिन रह सकते हैं, प्यासे भी कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट विदाउट एयर वी कांट लिव, है ना। हम जी ही नहीं सकते हैं, इसलिए एयर बहुत ज़्यादा यूज़ में है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एयर भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। ऑयल जो आज के टाइम पर तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे व्हीकल्स, हमारे हर तरह के जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम किसी भी तरह के पावर को क्रिएट करते हैं, वो ऑयल के थ्रू आजकल हो रहा है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी रन कर रही हैं तो ऑयल के थ्रू हो रही हैं।
रॉक्स जिनमें से बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं, या रॉक्स खुद भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, जो स्टोन्स हैं जिन रॉक से ही हमारी सॉइल भी क्रिएट होती है, बनती है, फॉर्म होती है, जो हमारे फार्मिंग में या और दूसरे वर्क तरीके से यूज़ में आती हैं। इनकेबल मिनरल्स जो कि ना सिर्फ हमारे घरों में काम आते हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में भी मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सन जो कि बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, जो कि हमारे लिए हीट एनर्जी क्रिएट कर रहा है। सन के बिना तो लाइफ को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, है ना। सन की वजह से ही प्लांट्स वेजिटेशंस भी ग्रो करते हैं, जो एक पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है वो भी उसी के थ्रू होता है। और आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि सन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनके अलावा प्लांट्स और सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी होती है, उतने ज़्यादा अच्छे तरह का एग्रीकल्चर हमारे पास होगा, उतनी अच्छी तरीके से हमारे पास फूड ग्रेन्स और दूसरे तरह के कमर्शियल ग्रेन भी अवेलेबल होंगे, है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लांट्स जिनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन से लेकर हम उनके वुड फूड फ्रूट वेजिटेबल्स के साथ साथ सॉइल इरोजन जैसे जो बहुत मेजर काम होते हैं, वो भी प्लांट्स और ट्रीज़ के थ्रू होते हैं, है ना। गैसेस, डिफरेंट गैसेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर ना सिर्फ हमारे पीने के काम आती है, बल्कि इरिगेशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज नहीं है, इनके अलावा हमारे पास बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज भी होते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स के साथ हम ये समझ सकते हैं कि ये वो सी चीज़ें, जो सारी चीज़ें किसी भी वे में हमारे यूज़ में आ रही हैं, वो सब कुछ हमारे लिए रिसोर्सेज हो हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिसोर्सेज। आज हमने रिसोर्सेज को समझा, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम देखेंगे कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। We will discuss about all 3 resources in our next class. Okay, so I hope in today's class you have understood everything, but if you have any doubt, any query, any question, you are free to call me. कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का डाउट है तो उसको क्लियर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डायरेक्टली कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या अदर जो भी मीडियम्स तुम्हें कन्वीनियंट लगते हो, उसे यूज़ करते हुए अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? So students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.